हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका लूसेंट रिवीजन सीरीज में, जहां हम पूरे लूसेंट का रिवीजन कर रहे हैं ट्रिक के माध्यम से। ये हमारा इतिहास का लेक्चर है। इतिहास में हम 23वें लेक्चर पे पहुंच गए हैं। इसके पहले 22 लेक्चर हो चुके हैं, तो आप शुरू से जरूर शुरुआत करें। अगर पहला लेक्चर आप देख रहे हैं तो जैसे ही आपका लूसेंट का पहला पेज स्टार्ट होगा इतिहास वाला, हमने वहां से पढ़ना चालू किया है। इसके अलावा ज्योग्राफी भूगोल वाला पोर्शन, आपका पॉलिटी और स्टैटिक जीके, ये भी हमने स्टार्ट किया है। पहले हम 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, आपका इतिहास और ज्योग्राफी, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट लेंगे। याद रखिएगा, जहां पे भी आपका जीएस वाला पोर्शन पूछा जाता है, लूसेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी बुक होती है। तो आपको याद, मतलब अगर एक साथ आप पूरे फैक्ट याद करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे, कभी कंप्लीट ही नहीं होती है बुक। इसलिए हम बड़े अच्छे से रिलेट करके ट्रिक के माध्यम से समझ कर लूसेंट पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत काम आएगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करिएगा, क्योंकि उनके जो भी आप एग्जाम्स दे रहे हैं, जहां पे भी जीएस पोर्शन पूछा जाता है, वहां आपको बहुत काम आएगा। आप देखेंगे भी कि जैसे हम ट्रिक के माध्यम से याद कर रहे हैं, तो आपको कहीं पे भी अगर कंफ्यूजन भी है, वो भी दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो शेयर जरूर करिएगा, साथ ही साथ लाइक भी करते चलिएगा। मुझे कब पता चलेगा? मुझे पता चलेगा आपके लाइक से। जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तभी मुझे पता चलेगा कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, आपको पसंद आ रहा है। तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कि आपको कैसा लगता है पढ़ना। ठीक है, उसके अलावा जब हम पूरी कंप्लीट कर लेंगे लूसेंट, तो हम क्या देखेंगे, एक पूरा टेस्ट लेंगे, कंप्लीट लूसेंट टेस्ट। जो भी फर्स्ट रैंक लाएगा उसमें उसको 5000 का इनाम मिलेगा, सेकेंड रैंक वाले को 2500 का और थर्ड रैंक वाले को 1700 का इनाम मिलेगा। ये किसमें होगा? ये होगा आपके ब्राह्मी एकेडमी के एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड करना इसलिए भी जरूरी है कि जब हम टेस्ट ले तो आपको नोटिफिकेशन मिले, है ना। नहीं तो आपके दिमाग से निकल भी सकता है कि कंप्लीट लूसेंट टेस्ट भी होगा लास्ट में, और 5000 रुपए भी मिलेंगे अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हैं तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर कहां तक देखा था? याद रखिएगा, इसके पहले मैंने टेस्ट लिया है, जो हमने लास्ट वीक में जो भी चीजें पढ़ी थी उसका मैंने टेस्ट लिया है, टेस्ट नंबर 2। ये आप जरूर करिएगा और बताइएगा मुझे कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। जो भी चीजें आपसे नहीं बनी, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने, उनका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, तो आपके दिमाग में हर एक चीज अच्छे से बैठ जाएगी। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था मगध का उत्कर्ष। ठीक है, मगध का उत्कर्ष। अब आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या थे, हमारे पास 16 महाजनपद हुआ करते थे, है ना। याद है आपको हमारे पास कितने होते थे? 16 महाजनपद होते थे। और आप देखेंगे कि 16 महाजनपदों में से जो आपका मगध है वो क्या करता है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली राज्य बनकर उभरता है। उसके क्या क्या कारण थे? तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि इसके कई कारण थे। पहला कारण तो ये था कि वहां का जो भी राजा था, जो भी शासक था, वो क्या था, बहुत महत्वाकांक्षी हुआ करते थे। महत्वाकांक्षी, जैसे आप सबसे पहले की बात करें, जो सबसे पहला राजा था तो वो था आपका बिंबिसार। प्रतिबिंब से हमने याद किया था, तो बिंबिसार पहला राजा था जिसने स्टैंडिंग आर्मी, अपनी सेना व्यवस्थित तरीके से बनाई थी। ठीक है, आर्मी क्योंकि चाहिए होगी जब आप युद्ध करने जाएंगे तो। उसके अलावा जब हमने ये किसमें पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था बिंबिसार में। तो एक तो आपको बिंबिसार याद रखना था, और बिंबिसार के बाद जब अजात शत्रु आता है तो आप क्या पढ़ते हैं, अजात शत्रु के टाइम पे आप पढ़ते हैं 2 हथियार। 2 हथियार पढ़ते हैं, कौन कौन से? एक रथ से रिलेटेड था, एक आपके महाशिला से रिलेटेड था, है ना, रथ मूसल और महाशिला। तो यहाँ पे जो आपके अजात शत्रु के टाइम के आपको पता चलेगा कि भाई हथियार भी ये बहुत बड़े बड़े यूनिक हथियार बनाते थे, जो और दूसरे महाजनपद वालों के पास नहीं था। तो इनके पास क्या था, इनके पास सैनिक व्यवस्था अच्छी थी, है ना, सैनिक थे बहुत सारे। सैनिक होने के साथ साथ क्या था, यहाँ पे हथियारों पे भी वो ध्यान दे रहे थे। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि यहाँ की आर्थिक जो व्यवस्था थी, यहाँ पे जगह ही नहीं है, ठीक है, ये आप नई जगह देख लीजिए कि यहाँ पे जब हम मगध की बात करते हैं, जब हम मगध की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या क्या देखना है। एक तो आपको देखनी है राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था में आपने देखा कि राजा बहुत महत्वाकांक्षी थे, और मैंने ये भी बताया कि अगर राजा क्या करते थे, या तो युद्ध करके जीतते थे वो एरिया, या तो क्या करते थे, विवाह कर लेते थे। तो आपने देखा कि बिंबिसार के टाइम पे हम 2-3 विवाह भी पढ़ते हैं, वैशाली वाले इलाके में पढ़ते हैं, मध्य देश में पढ़ते हैं। तो हम देखते थे युद्ध से अंग राज्य जो है, अंग महाजनपद, वो जीता था बिंबिसार ने। तो हमने देखा राजनीतिक व्यवस्था। इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पे क्या रखते थे, वो
सैनिक उन्होंने काफी अच्छी व्यवस्थित तरीके से रखी थी सैनिक व्यवस्था, और जो आपके वेपन्स हैं, हथियार हैं, वो काफी अच्छे तरीके से रखे थे। ठीक है, हम देख रहे हैं मगध के बारे में। फिर यहाँ पे ये क्या आती है आपकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। अगर दूसरी चीज की बात करें, ठीक है, राजनीतिक तो पहली हो गई, दूसरी आपकी हो गई कौन सी, आर्थिक। आर्थिक व्यवस्था मैंने आपको बताई। आर्थिक में मैंने क्या बताया कि यहाँ पे जो खेती है, फसल है, वो काफी अच्छी थी, वो काफी मतलब और जगह से ज्यादा अच्छी थी। क्यों थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको गंगा नदी वाला मिलेगा दोआब, यहाँ की मिट्टी काफी अच्छी है। तो ये क्या करेगी, ये मिट्टी काफी अच्छी रहेगी, मिट्टी अच्छी होगी, साथ ही साथ यहाँ पे नदियां हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे आपकी फसल अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी। अब जब आपकी खेती अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी, तो इससे क्या होगा, आप कर ज्यादा से ज्यादा राजा को देंगे, कर ज्यादा देंगे तो वो अपने सैनिक मेंटेन कर पाएगा, ज्यादा से ज्यादा युद्ध लड़ पाएगा, क्योंकि युद्ध में बहुत ज्यादा खर्चा होता है। तो एक ये थी आपकी खेती। दूसरा यहाँ पे क्या थे, खनिज थे। यहाँ पे लोहा उपलब्ध था, तो हथियार वगैरह काफी आराम से बनाए जा सकते थे। तो खनिज में आपको क्या मिलेगा, एक तो हथियार बनाने के लिए ये हो गया, और दूसरा हल बनाने के लिए। उसके अलावा कुल्हाड़ी वगैरह भी देखेंगे कि अगर बहुत ज्यादा जंगल है तो हम आराम से जंगल को साफ कर सकते हैं लोहे के हथियार बनाकर। तो उसके बाद क्या करेंगे, वहां पे खेती कर सकते हैं। तो ये फायदा मिला किसको, हमारे मगध को। उसके अलावा अगर हम तीसरी चीज की बात करें, तो तीसरी चीज आपका क्या आता है, यहाँ पे आता है सामाजिक में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा रिजिड नहीं थी, दृढ़ नहीं थी। इसकी वजह से भी सोसाइटी जो है फल फूल रही थी। ठीक है, तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, ये सारी आपकी चीजें मिलाकर जो आपका मगध है वो क्या होता है, धीरे धीरे उत्कर्ष की ओर बढ़ता है। फिर हमने क्या देखा था, यहाँ पे जो सबसे पहला आपका आएगा, यहाँ पे जो सबसे पहला आपका शासक आएगा वो किसका आएगा, हर्यक वंश का। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला वंश कौन सा आता है, हर्यक वंश। उसके बाद आपका कौन सा आता है, शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग। और थर्ड नंबर पे आता है नंदवंश। नंदवंश का लास्ट जो होता है वो कौन होता है, घनानंद। यहां तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब ये घनानंद जो है यहीं से चालू होती है दुश्मनी। घनानंद के पास आते हैं चाणक्य जी, बोलते हैं कि भैया हम साम्राज्य बनाते हैं। तो सिकंदर आता है, सिकंदर जैसे लोग अगर आते भी हैं तो अब हमारा भारत जो है वो सेफ रहेगा। घनानंद उनको भगा देता है। तो यहाँ पे आप क्या होता है कि वो फिर जाते हैं और ढूंढ कर लाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेनिंग देते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं। उसके बीच में आपको एक क्या चीज पढ़नी है, उसके पहले आपको छोटा सा बीच में मिलेगा लूसेंट में सिकंदर के बारे में। ठीक है, तो हमारा मगध चल रहा है और मगध के बीच में सिकंदर कहां से आ गया, सिकंदर या इंग्लिश में आप बोले तो अलेक्जेंडर कहां से आ गया, क्योंकि वहां पे होता है सिकंदर का युद्ध, है ना, हमला करता है सिकंदर। इसलिए आपके चाणक्य जी आते हैं मगध में नंद के पास, क्योंकि उस टाइम पे नंद जो है, मगध जो है सबसे ज्यादा पावरफुल था। तो वो आते हैं घनानंद के पास कि भाई आप ऐसा कुछ डिसीजन लीजिए जिससे हमारा जो भारत है वो ऐसे जो विदेशी आक्रमण है उनसे बच सके। घनानंद अपने मतलब मस्त मौला टाइप का आदमी होता है, वो बहुत चिल तरीके से बैठा होता है। वो बोलता है कि नहीं, हमें ये सब नहीं करना है। तो सिकंदर बीच में आपको क्या करना है, सिर्फ ये 4-5 लाइनें जो है इतना याद रखना है सिकंदर के बारे में या अलेक्जेंडर के बारे में। पहला, जन्म कहाँ हुआ था, तो 356 अगर आप याद रखना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेन चीज आपको क्या याद रखनी है, ये रखनी है कि ये जन्म मकदूनिया में हुआ था। मकदूनिया का इंग्लिश है मैसेडोनिया में। ठीक है, तो मैसेडोनिया में जन्म हुआ था 356 में। आप चाहे तो 356 याद करें चाहे ना करें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मकदूनिया आपका इंपॉर्टेंट है। पापा का नाम था फिलिप और गुरु का नाम था अरस्तु। याद रखिएगा, पापा से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका गुरु का नाम है, क्योंकि अरस्तु काफी ज्यादा फेमस थे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये शिष्य किसके थे, अरस्तु के शिष्य थे। सेनापति जो है, सेनापति का नाम भी इंपॉर्टेंट है, सेल्यूकस निकेटर। क्योंकि जब आपका भारत वाले इलाके में, ये दक्षिण वाला, यहाँ पे वेस्ट वाला जो इलाका है सिकंदर आपका जीत जाएगा, पश्चिम वाला इलाका यहाँ पे जीत जाएगा, तो वो वहां का इलाका सेल्यूकस निकेटर के अंडर में छोड़कर जाएगा कि भाई तुम यहाँ पे देखभाल करना। ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर याद रखिएगा सेनापति रहता है सिकंदर का। ठीक है, तो ये आप नाम अभी 2-3 बार पढ़ेंगे। जल सेनापति जो रहता है वो रहता है नियारकस। निया से आप चाहें तो याद कर सकते हैं कि निया नाम का व्यक्ति जो है वो क्या रहता है, सिकंदर का जल सेनापति। अब आप देखेंगे कि सिकंदर जो है, सिकंदर के आने के बाद भारत में क्या क्या चेंजेस होते हैं। एक पहला तो ये होता है कि यूरोप वालों को पता चल गया था कि भारत आने का रास्ता क्या है।
भारत आने का रास्ता। अब आप कहेंगे कि भारत आने का रास्ता कैसे नहीं पता था इनको? तो आप इंडिया का मैप देखेंगे, जैसे ये वाला इलाका हुआ, यहाँ पे ये जो पाकिस्तान वाला इलाका है, ठीक है, अफगानिस्तान वाला इलाका, तो यहाँ पे आपके बहुत सारे बड़े बड़े क्या है, पर्वत है, हिंदू कुश वगैरह बड़े बड़े पर्वत श्रेणियां हैं। तो पर्वतों के बीच में क्या होता है, यहाँ पे आपने पढ़ा है दर्रा, ज्योग्राफी में आप पढ़ रहे हैं, भूगोल में पढ़ते हैं दर्रा, बीच बीच में क्या होते हैं, पासेस होते हैं, दर्रा बना होता है, वहीं से आप क्रॉस कर सकते हैं। नहीं तो पूरे पहाड़ में ऐसे कहीं से भी आप पार नहीं कर सकते। तो आपको पता होना चाहिए कि वो दर्रा कहाँ पे है, जिससे पहाड़ के इस पार से उस पार जाया जा सके। तो ये पता चला किसको, सिकंदर को, वो वहां से क्रॉस करता है। और ये सारी चीजें सिकंदर अपने साथ बहुत सारे लोगों को रखता भी है, जो सारी चीजें नोट कर रहे होते हैं। हाँ, मतलब आपकी ज्योग्राफी, भूगोल से रिलेटेड और रास्ता, सारी चीजें वो लिख रहे होते हैं। तो यहां से यूरोप वालों को पता चल गया कि भाई वो रास्ता है जहां से भारत जाया जा सकता है। और आप भी जानते हैं भारत हमारी सोने की चिड़िया थी, पहले टाइम से ही हमारा भारत जो है बहुत ज्यादा फेमस था, है ना। यूरोपियंस को मतलब हमेशा रहता था कि चलो देखते हैं वहां क्या रहता है, या हमला करके बहुत सारी चीजें लूट कर लाते हैं। तो भारत हमेशा से हमारा बिल्कुल फल फूल रहा था। तो ये युद्ध करता है, आक्रमण करता है, इसको रास्ता पता चल जाता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे जब तक मौर्य साम्राज्य रहता है तो काफी ज्यादा मौर्य साम्राज्य क्या रहता है, स्ट्रिक्ट रहता है, बहुत ज्यादा ताकतवर रहता है, तो कोई हमला नहीं करता। लेकिन जैसे ही मौर्य साम्राज्य का पतन होगा, देखेगा कि बाहर वाले देखेंगे कि कोई बहुत ताकतवर राजा नहीं है, तो वो हमला करना चालू कर देंगे। और आप देखेंगे इंडो ग्रीक्स जो रहते हैं, है ना, हिंद यूनानी, वो आने लग जाते हैं भारत की ओर, हमला करने लग जाते हैं। तो उन्हें पता कैसे चला कि भारत कैसे आना है, ये पता चला सिकंदर से। सिकंदर ने बताया कि भाई ये रास्ता है, जल मार्ग, यहाँ पे जल सेनापति नियारकस जो है ये भी बता रहा था कि कौन सा जल मार्ग है ना, आपका जल मार्ग कौन सा है जहां से भारत आया जा सकता है। तो नियारकस याद रखिएगा, चाहिए निया से याद रख लीजिएगा, निया नाम का जो व्यक्ति है। घोड़े का नाम था बुकेफेला, याद रखिएगा, ये बउकेफेला या बुकेफेला आप बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे फेल हो गया था, फेल से रिलेट कर सकते हैं कि जो हमारा सिकंदर का ये आपका घोड़ा था, ये क्या हो गया था, फेल हो गया था, है ना, क्योंकि फिर भारत ये बिना जीते ही लौट गए थे। सिर्फ जो आपकी पश्चिम वाली बाउंड्री है, मतलब यहाँ पे जो वेस्टर्न बाउंड्री है, यहाँ तक आ पाया था सिकंदर, अलेक्जेंडर अपना, और फिर वहां से लौट गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये इसका घोड़ा क्योंकि फेल हो गया था, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जल का सेनापति कौन है, निया है, उसके अलावा सेनापति आपका सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, तो याद रखिएगा सेल्यूकस है। भारत का अभियान होता है 326 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा ये हम बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, 326 ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ईयर पूछ लिया जाता है कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था, 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो पहला युद्ध कहाँ हुआ, ये युद्ध हुआ इसी वाले इलाके में। अब जैसे आपको पता है पाकिस्तान में भी एक पंजाब वाला इलाका है ना, तो इस वाले इलाके में क्या होता है, हाइडेस्पीस का युद्ध होता है। ये युद्ध का नाम याद रखेगा, पंजाब के शासक पोरस के बीच होता है, पोरस और सिकंदर के बीच। एक टाइम पे सीरियल भी चल रहा था पोरस वाला, अगर किसी ने देखा होगा तो याद होगा। तो सिकंदर, अलेक्जेंडर और पोरस के बीच युद्ध होता है, जिसको हाइडेस्पीस का युद्ध बोलते हैं। जैसे आपका पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, बक्सर का युद्ध, सेम ऐसे ही आपका हाइडेस्पीस का युद्ध भी पूछा जा सकता है। किसके किसके बीच हुआ था, तो आपका पोरस और सिकंदर, इन दोनों के बीच हुआ था। किस नदी के किनारे हुआ था, तो ये हुआ था झेलम या वितस्ता नदी के किनारे। उस टाइम पे नाम वितस्ता था, तो झेलम या वितस्ता नदी के किनारे पोरस और सिकंदर का युद्ध हाइडेस्पीस का युद्ध कहलाता है, जिसमें सिकंदर जीत तो गया था, लेकिन पोरस ने काफी स्ट्रॉन्ग अपोज किया था सिकंदर को, तो सिकंदर काफी ज्यादा खुश हुआ था पोरस से। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको, याद रखिएगा सिकंदर की जीत हुई थी, है ना। फिर अगले ही साल 326 में, अच्छा जब यहाँ पे पोरस से क्या हुआ, जीत गया सिकंदर, तो फिर आगे बढ़े। तो यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे आपकी थी रावी नदी। अब रावी नदी के पास जब आ गए, रावी मतलब सतलज, सिंधु नदी की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, सिंधु की सतलज हो गया, और सतलज तक तो पहुंच ही नहीं पाते, जैसे रावी, व्यास, झेलम सब आपको आसी पास मिलेंगी, है ना। तो यहाँ पे जब इस वाले इलाके में आ जाता है सिकंदर, तो उसकी सेना जो है पूरी की पूरी वो आगे जाने से मना कर देती है। उसका मेन कारण ये था, पहला कारण तो ये था कि इनको पता था कि जो भारत में बड़े बड़े राजा हैं, तो शायद नंद वंश के बारे में पता रहा होगा कि बहुत मतलब ताकतवर राजा है। ठीक है, तो यहाँ के भारत के राजा के बारे में उनको पता रहा होगा कि हम हार सकते हैं। उसके अलावा मेन रीजन जो ज्योग्राफिकल दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि भाई सिकंदर जो कि मतलब बहुत ज्यादा एरिया जीत चुका था वर्ल्ड में, बहुत ही बड़ी सेना थी उसकी,
बहुत बड़ी सेना थी और बहुत स्ट्रॉन्ग सेना थी, मजबूत सेना थी, लेकिन वो भारत में नहीं आ पाता, भारत जीत नहीं पाता। उसका मेन कारण क्या था? सिर्फ पोरस से जीतता है और आपके इधर झेलम वाले इलाके तक आ पाता है, उससे आगे नहीं आ पाता। तो उसका मेन कारण क्या था? उसका एक मेन कारण ये था, आप देखेंगे जब यूरोप वाला इलाका वो जीतता है तो वहां का जो लैंड है वो कैसा है? वो स्ट्रॉन्ग है ना, लैंड एरिया स्ट्रॉन्ग है। और अभी हम देखेंगे जब हम नदियां पढ़ रहे होंगे, विशाल मैदान जो है वो मिट्टी से बना हुआ है, सेडिमेंट, अवसाद से बना हुआ है। तो वहां के अवसादी मिट्टी में जैसे ही मतलब इतनी बड़ी बड़ी नदियां दिखी, एक तो उनके जो सेना थी उनको दिखा कि यार सिंधु और उसकी सहायक नदियां कितनी बड़ी बड़ी नदियां हैं। उसके बाद उनको एक ऐसा एरिया मिला दोआब वाला, जहां पे मिट्टी जो है वो क्या है, थोड़ी सी सॉफ्ट है, मुलायम है। और उनके घोड़ों को आदत कहाँ थी? वो चट्टान वाले इलाके में दौड़ने की। तो उसकी वजह से भी उनके घोड़े जो हैं वो ढंग से साथ नहीं दे रहे थे। और काफी ये मतलब कोई नहीं आपको बताएगा, मैं काफी डीप चीज आपको बता रही हूँ, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जानने क्या, लेकिन ठीक है, जिसको समझ में आ गया तो आ गया कि क्या रीजन था कि हमारे यहाँ सिकंदर नहीं आता है, भारत में अंदर नहीं आ पाता है। अगले ही साल वो वापस लौट जाता है और 2 साल बाद 323 में क्या हो जाती है? उसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ होती है? बेबीलोन में। जन्म कहाँ होता है? मैसेडोनिया या मकदूनिया में। आता है हमारे यहाँ अरस्तु गुरु का नाम, सेनापति सेल्यूकस निकेटर। जल में कौन जा रहा है? निया जा रहा है, तो जल का सेनापति नियार्कस। उसके अलावा घोड़ा फेल हो गया था तो बुकेफेला। फिर यहाँ पे अभियान जो भारत का वो 326 ईसा पूर्व में रहता है। अच्छा, आप ये देखेंगे कि क्योंकि सिकंदर जो है हमारे यहाँ हमला करता है, उसका कहीं ना कहीं मौका किसको मिलता है? फायदा मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य को भी। अरे आप देखेंगे आगे तो चंद्रगुप्त मौर्य को भी उसका फायदा मिलता है, इसलिए हमारा मौर्य जो है वो साम्राज्य बन पाया, है ना। छोटे छोटे एरिया में बस नहीं था, बहुत दूर तक, काबुल कंधार तक जो है मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था, है ना। तो इतना दूर तक फैल पाया क्योंकि सिकंदर ने क्या किया था? वो एरिया जीत लिया था। फिर हमारा चंद्रगुप्त मौर्य क्या करेगा? सेल्यूकस निकेटर से वो सब ले लेगा। तो आपको ये चीजें कनेक्ट करनी है, ठीक है। 325 में लौटता है, 2 साल बाद सिकंदर की डेथ हो जाती है, इतना आपको याद रखना है। उसके अलावा हाइडेस्पीस का युद्ध पोरस और सिकंदर के बीच, झेलम नदी, वेतस्ता नदी के किनारे, जिसमें पोरस की क्या होती है? हार होती है। फिर आता है आपका मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के मैंने बारे में आपको बताया कि ये क्या होता है। सबसे पहले कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या है? संस्थापक है। चाणक्य जी इनको ढूंढकर लाते हैं और जस्टिन ने इनका नाम बताया सेंड्रोकोट्स। ये भी आप याद रखिएगा, कभी कभी पूछ सकता है कि सेंड्रोकोटस या सेंड्रोकोट्स हम किसको, किस राजा को बुलाते हैं, किस शासक को बोल रहे हैं? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। तो यहाँ भी याद रखिएगा सेंड्रो है, या आप सैंडो भी कर सकते हैं। सैंडो का जो है वो कोट पहनता है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। ऐसे भी कुछ रिलेट कर सकते हैं ना कि सैंडो जो है वो उसके कोट पहन के रखता है चंद्रगुप्त मौर्य, या सैंडो से रिलेट कर सकते हैं। सैंडो नाम का व्यक्ति जो है चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम है सैंडो, ऐसा कुछ रिलेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा कि इनका जन्म कब हुआ? 345 में। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि जन्म कब होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये आपकी जो विशाख दत्त की एक बुक है मुद्रा राक्षस, याद रखिएगा। विशाख दत्त को आप कर सकते हैं विशाखा, और विशाखा ने जो राक्षस के बारे में एक बुक लिखी है, ठीक है। तो विशाख दत्त का हो गया विशाखा, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। एक तो यही पूछ लेता है कि मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि विशाख दत्त ने बताया मुद्रा राक्षस में कि जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे ये वृषल निम्न कुल के थे। मतलब हम जो बोलते हैं ना कि क्षत्रिय कुल का आपका राजा बनता है, उस टाइम पे वैसे भी वर्ण व्यवस्था काफी बड़ी थी, है ना। क्षत्रिय जो थे वो राजा बनते थे, ब्राह्मण जो थे वो ज्ञान देने और जो शिक्षा है उसका काम कर रहे होते थे। तो इन्होंने बताया, विशाख दत्त ने बताया अपनी पुस्तक मुद्रा राक्षस में कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य कोई बड़े कुल के नहीं थे, बहुत निम्न कुल के थे, ठीक है। तो इनको क्या बोला है? वृषल वर्ड यूज किया है, तो ये भी याद रखिएगा। वृषल वर्ड किसके लिए है? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। किसने यूज किया? मुद्रा राक्षस में विशाख दत्त ने किया, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये पूछा जाता है कि ये वृषल जो शब्द है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किसने उपयोग किया? तो विशाख दत्त ने किया। विशाखा ने पुस्तक लिखी है कौन सी? राक्षस से रिलेटेड, जहां पे बताया कि एक वृष या आप कर सकते हैं विष वाला राक्षस है चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ रहता है। तो वृष मतलब वृष को आप कर सकते हैं विष, विष वाला जो राक्षस है वो कहाँ रहता है? चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ। किसने बोला है? ये विशाखा ने बोला है, ठीक है। फिर आता है 322 में, ये इंपॉर्टेंट है डेट क्योंकि 322 ईसा पूर्व मतलब बिफोर क्राइस्ट में चंद्रगुप्त मौर्य क्या बनता है? शासक बनता है मगध का, ठीक है। आप देखेंगे कि 326 में सिकंदर आता है,
ठीक है, 325 में लौट जाता है और उसके बाद 322 में जाके चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक बनता है। ठीक है, फिर 298 में इनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होती कैसे है, ये होती है श्रवण बेलगोला, जो हमने कर्नाटक में पढ़ा है जब हम जैन धर्म पढ़ रहे थे, वो भी किस पद्धति से, तो सांथारा या संलेखना पद्धति से। तो सीधी बात है, यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि आपके जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं ये जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म के अनुयायी। ठीक है, जब हम पढ़ रहे थे जैन धर्म तो हमने देखा था कि एक भद्रबाहु हैं आचार्य, तो वो क्या करते हैं, साउथ में चले जाते हैं, श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला में हमने क्या पढ़ा था कि एक श्री गोमतेश्वर जी की मूर्ति है बहुत ही बड़ी सी, कर्नाटक में, है ना। तो ये श्रवण बेलगोला कर्नाटक में भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य जाते हैं और ये जो है पद्धति संथारा या संलेखना पद्धति बोलते हैं, जैन धर्म की एक पद्धति है जो मतलब मृत्यु के टाइम पे लोग करते हैं, खाना वाना सब छोड़ देते हैं, तो ये पद्धति है। इसी पद्धति से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे। तो जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से है। उसके अलावा संलेखना पद्धति इन्होंने परफॉर्म की थी, कहाँ की थी, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में की थी। ठीक है, फिर इनके प्रधानमंत्री का नाम क्या था, तो प्रधानमंत्री का नाम चाणक्य था। इनके और दो नाम मिलेंगे तो वो भी याद रखिएगा, एक है कौटिल्य, एक है विष्णुगुप्त। तो दोनों आपको रखने हैं, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य, ये तीनों जो है नाम है सेम ही पर्सन के। ठीक है, प्रधानमंत्री रहते हैं किसके टाइम पे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। ठीक है, फिर 305 ईसा पूर्व में क्या होता है, सेल्यूकस निकेटर को हराते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको बताया कि भारत के मैप में ये जो पश्चिम वाला इलाका है, यहाँ पे किसका कब्जा हो गया है, यहाँ पे कब्जा हो गया था सिकंदर का। ठीक है, सिकंदर का। अब सिकंदर जो है जब जाते हैं लौट के, तो वो क्या करते हैं, सेल्यूकस निकेटर को बोलते हैं कि भैया तुम इस एरिया का क्या करोगे, निकेटर, सेल्यूकस निकेटर को बोलते हैं कि तुम इस एरिया का ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ पे शासन करो, टैक्स वैक्स मिले भेजते रहना। ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर इस वाले एरिया का देखभाल कर रहा होता है, अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला जो आपका इलाका है। तो यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर को कौन हराता है, चंद्रगुप्त मौर्य हराता है। कब, 305 में। अब 300 की लाइन चल रही है तो हमें पता है कि अब 322 में वहां पे मगध का राजा बना है, तो 300 तो हमें याद ही रहेगा। अब हमें याद क्या करना है, 5 और उसमें ऐड करना है 5, है ना, क्योंकि हमें 305 याद कर रहे हैं। तो 5 को आप क्या कर सकते हैं, 5 की जगह आप याद कर सकते हैं पंच। ठीक है, पंच। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पंच किसको मारा था, सेल्यूकस निकेटर को। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त ने किसको पंच मारा था, तो सेल्यूकस को पंच मारा और सेल्यूकस गिर गया, तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य अपना जीत गया। तो यहाँ पे 305 में सेल्यूकस निकेटर के साथ होता है युद्ध, जिसमें आपके चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी कार्नेलिया का विवाह करते हैं, किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से। अगर आपने सीरियल देखा होगा चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि चंद्रगुप्त मौर्य से फिर शादी करवा देते हैं अपनी बेटी की, कार्नेलिया की, और दहेज में मान सकते हैं कि दहेजी था, कांधार, काबुल, मकरान, हेरात, ये सब चंद्रगुप्त मौर्य को दे देते हैं। ये आपके पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला इलाका है, कांधार, काबुल, है ना। और इतने बड़े इलाके में आप देखेंगे कि यहाँ पे ये आपका इधर है बिहार साइड मगध। ठीक है, ये है आपका मान लीजिए मगध में इस वाले इलाके में कब्जा कर लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने, और इस वाले इलाके में सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया, वो दे दिया, ये इलाका जो है दहेज में दे दिया। तो ये पूरा इलाका जो है चंद्रगुप्त मौर्य का हो गया। तो आप देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश और ये सब जाता जाता कहाँ तक जाता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान तक जाता है। बहुत ही लंबे क्षेत्र में आपका मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखना है। कार्नेलिया का विवाह किया और फिर कांधार, काबुल, मकरान, हेरात, ये सब एरिया दे दिया चंद्रगुप्त मौर्य को। फिर क्या होता है, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की शिक्षा किससे लेते हैं, भद्रबाहु से लेते हैं। ये आपको याद रखना है। भद्रबाहु हमने देखा है कि भद्रबाहु जी जो है और स्थूल भद्र, दो ही नाम आपको मिलते हैं, एक श्वेतांबर के हो गए, एक दिगंबर के हो गए। तो भद्रबाहु जी से जैन धर्म की शिक्षा लेते हैं हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। इन्हीं के साथ जाते हैं श्रवण बेलगोला और वहां पे संथारा पद्धति परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत रहता है मेघस्थनीज। ठीक है, कहाँ रहता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। जब हम मेघस्थनीज शुरू में पढ़ रहे थे कि मेघस्थनीज ने इंडिका बुक लिखी है, तब हमने पढ़ा था कि आपका मेघस्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत रहता है और
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते हैं। ठीक है, अब दरबार में राजदूत ये देखता है जो चीजें वो अपनी बुक में लिखता जाता है। तो इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में, वहां की सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में हर चीज उन्होंने लिखी है। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि जब भी राजा को मिलना होता था जनता से तो एक शोभा यात्रा निकलती थी। बढ़िया सोने का क्या होता था, यहाँ पे सोने की पालकी होती थी। ठीक है, और जनता बहुत ज्यादा खुश होकर जश्न टाइप का मनाती थी कि आज हमारे राजा आए हैं मिलने के लिए। उसके अलावा जो अंगरक्षक होते थे, बॉडीगार्ड होते थे, वो हाथियों से चलते थे और हाथी भी काफी ज्यादा सोने चांदी से लदे होते थे, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से उनको भी डेकोरेट किया जाता था। तो आप देखेंगे सोने की पालकी, अंगरक्षक जिस आपके हाथी में बैठे हैं उसमें भी सोना चांदी काफी अच्छे तरीके से डेकोरेटेड है। इसका क्या मतलब था कि इकोनॉमिक, आर्थिक व्यवस्था काफी अच्छी थी, काफी अमीर जो था आपका क्या था, मौर्य साम्राज्य था, है ना। इन सब चीजों से आपको पता ही चल रहा है। उसके बाद हथियारबंद महिलाएं। अब याद रखिएगा आपको एक चीज जो मिलेगी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कि जो आपके बॉडीगार्ड होते थे वो होती थी महिलाएं और उनके पास हथियार होते थे। ये चीज एक तो ये बताती है कि महिलाओं को कभी भी ऐसे कमतर नहीं माना जाता था, साथ ही साथ कि जो इक्वालिटी, समानता की भावना थी वो रखी जाती थी। बढ़िया ट्रेंड किया जाता था महिलाओं को। और बॉडीगार्ड जो कि कितना इंपॉर्टेंट पद है, मेन जो आपका राजा है, इतना बड़ा साम्राज्य का राजा, वो अपने बॉडीगार्ड महिलाओं को रख रहा है। तो यहाँ पे पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति अच्छी रही होगी, क्योंकि महिलाओं को बड़े बड़े पद दिए जाते थे, बॉडीगार्ड का पद दिया जाता था, तो महिलाओं की स्थिति अच्छी रही होगी। आप इससे पता लगा सकते हैं। फिर खाना खाने से पहले नौकर जो है वो खाना चखते थे कि मतलब पॉइजन वगैरह तो नहीं मिला दिया है। तो काफी स्ट्रिक्ट व्यवस्था थी। कभी भी राजा लगातार 2 रात एक कमरे में नहीं सोता था। अब इतना बड़ा साम्राज्य था तो चंद्रगुप्त मौर्य को हर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता था। अब क्या महिलाएं जो है बिल्कुल तैयार है, किसी को लगेगा ही नहीं कि महिलाएं जो हैं वो बॉडीगार्ड की तरह रखे होंगे चंद्रगुप्त ने, लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया था कि बॉडीगार्ड आपकी महिलाएं रखी हुई थी। उसके अलावा मतलब ऐसा नहीं था कि पुरुष नहीं थे, लेकिन महिलाएं भी थी। खाना खाते टाइम पहले नौकर चखते थे कि कहीं कुछ मिला तो नहीं दिया। कभी भी 2 रात एक ही जगह पे नहीं बिताते थे, जिससे कभी भी दुश्मनों को पता नहीं चले, है ना। उसके अलावा पाटलिपुत्र के बारे में इंडिका में क्या लिखा है मेघस्तनीज ने कि ये बहुत ही बड़े एरिया में बना हुआ था, एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ था। तो पाटलिपुत्र के लिए क्या इमेजिन करेंगे, आपने बाहुबली मूवी देखी है, बाहुबली में दिखाता है कि बहुत ही बड़ी क्या थी, ऐसे प्राचीर बनी हुई थी, उसके बीच में आपका पूरा का पूरा महल होता था, है ना। सेम वैसे ही आप इमेजिन कर लेंगे पाटलिपुत्र को कि पाटलिपुत्र में जो मौर्य साम्राज्य का बना हुआ था मेन महल, वो क्या था, प्राचीर से घिरा हुआ था, साथ ही साथ 2-3 मंजिलों तक बना हुआ था, उसके साथ लकड़ी का बना हुआ था, बहुत ज्यादा डेकोरेटेड था, अलंकृत था। तो इससे ये पता चलता है कि आर्थिक जो स्थिति है वो बहुत अच्छी रही होगी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, क्योंकि इतने बड़े बड़े महल बने हुए थे, सोना चांदी आप देख रहे हैं इतना ज्यादा था, सोने की पालकी हुआ करती थी। तो ये सब चीजें बताती हैं कि आर्थिक व्यवस्था अच्छी रही होगी। ठीक है, और जो राजा है वो भी काफी ध्यान रखता था जनता का, क्योंकि वो बीच बीच में जाके मिलता रहता था। जनता भी काफी खुश रहती थी क्योंकि वो जश्न की तरह मनाती थी जब आपके राजा मिलने आते थे, शोभा यात्रा निकलती थी। तो ये सारी चीजें दिखाते हैं कि समाज में काफी अच्छे तरीके से मतलब राजा को क्या किया जाता था, सम्मान दिया जाता था। राजा भी काफी ध्यान रखता था प्रजा का, साथ ही साथ अपने सेफ्टी का बहुत ध्यान रखता था राजा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर आता है प्लूटार्क नाम का व्यक्ति है, उसने बोला चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी जो है उपहार में दिए थे। इससे ये भी पता चलता है कि जब 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य उपहार में दे सकते हैं, उसके पास खुद कितने सारे हाथी रहे होंगे और कितनी बड़ी सेना रही होगी। क्योंकि आपको भी पता है कि हाथी जब 500 से ज्यादा हो सकते हैं तो फिर सेना, नंबर ऑफ जो घोड़े हैं, घोड़े तो और ज्यादा होंगे, हाथियों की संख्या में और ज्यादा। तो घुड़सवार जो सैनिक हैं वो अलग, उसके बाद जो पैदल सैनिक होंगे उनकी संख्या तो और ही बहुत ज्यादा होगी। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे जो सैनिक व्यवस्था थी, सैनिक व्यवस्था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे वो क्या थी, काफी अच्छी थी। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीजों से क्या पता चलता है, समाज के बारे में पता चलता है। वैसे मेघस्तनीज ने इंडिका में और बहुत सारी चीजें बताई हैं, सोसाइटी कितने भागों में डिवाइड थी,
और राजा का जो रूल था वो कितना स्ट्रिक्ट था, ये सारी चीजें उन्होंने बताई है। तो समाज के बारे में बताई, उसके अलावा ये सिक्योरिटी के लिए ध्यान देते थे ये बताया, आर्थिक व्यवस्था बताई कि कैसे आर्थिक व्यवस्था, काफी रिच आपका राज्य हुआ करता था मौर्य साम्राज्य। मतलब यहाँ पे जो सोने की पालकी हुआ करती थी, हाथी जो है वो चांदी और सोने से लदे रहते थे, तो काफी अच्छी आर्थिक व्यवस्था थी, आपको ये पता चलता है। प्लूटार्क याद रखिएगा, प्लूटार्क आप किससे कर सकते हैं, प्लूटो से भी कर सकते हैं। जो प्लूटो नाम का व्यक्ति है उसने बोला कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। वैसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा याद रखिएगा, प्लूटो से रिलेटेड आपको कुछ याद रखना है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन एपियानस ने किया है ना, तो आपका एपिफिज आता है एक, अगर आपने कभी पिया होगा तो एपिफिज से आप याद कर सकते हैं कि एपी ने बताया, एपिफिज पीते पीते बताया कि चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ था। कब हुआ था, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को एक पंच मारा था, तो 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस और आपके चंद्रगुप्त मौर्य के बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। याद है, हमने पंच से याद किया था, तो कब हुआ था, 305 ईसा पूर्व में। ठीक है, फिर अपनी बेटी का शादी करवाते हैं दहेज में, कांधार काबुल आपके जगह दे देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी क्या किया, युद्ध भी लड़ा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि युद्ध भी लड़ा प्लस विवाह कर लिया, और इसके कारण क्या हुआ, एक बहुत बड़ा जो एरिया है वो मौर्य साम्राज्य का हिस्सा हो गया। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड, अब जैसे आगे इसके हम पढ़ेंगे, तो चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड आपने एक चीज तो ये देखी कि यहाँ पे सबसे पहले आपने सिकंदर देखा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा सिकंदर, सिकंदर के बारे में आपने पढ़ा पहले तो जन्म, और जन्म का आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि मकदूनिया में हुआ था, मैसेडोनिया में हुआ था। ठीक है, तो मकदूनिया में हुआ था। फिर दूसरा ये है कि वो अरस्तु याद रखना है। ठीक है, गुरु का नाम। सेनापति हो गया आपका सेल्यूकस निकेटर, तो ये तो याद ही रखना है, सेल्यूकस निकेटर। एक आपका जल सेनापति जो है वो कौन सा था, नियारकस, नियारकस है। ठीक है, निया ने काफी कस कर पकड़ रखा है। फिर उसके बाद आपका क्या आता है कि 326 में वो आता है भारत, ईसा पूर्व में। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में आता है भारत, पोरस के साथ युद्ध होता है। पोरस के साथ युद्ध जो है होता है वो क्या कहलाता है, हाइडस पीस का युद्ध कहलाता है। ठीक है, हाइडस पीस का युद्ध ये होता कहाँ है, तो ये होता है झेलम वितस्ता नदी के किनारे। ठीक है, झेलम नदी के किनारे। ये आपका सिकंदर से रिलेटेड है। फिर वो लौट जाता है और 325 में ही क्या करता है, भारत से लौट जाता है, ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट लौट जाता है। सेल्यूकस निकेटर को इस वाले एरिया का भार देके जाता है कि ठीक है तुम संभालना। ठीक है, फिर हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा। चंद्रगुप्त मौर्य का तो यही याद रखना है सबसे पहले कि वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया एक तो आपका जस्टिन, ठीक है, सेंड्रोकोट्स बोला जैसे, और उसके बाद जो आपका विशाख दत्त है, विशाख दत्त ने क्या बोला, विशाख दत्त ने बोला किसमें, मुद्रा राक्षस में, मुद्रा राक्षस कि ये क्या है, वृषल निम्न कुल से रिलेटेड थे। फिर इन्होंने जैन धर्म फॉलो किया। ठीक है, 322 ईसा पूर्व में क्या बनते हैं, ये बनते हैं मगध के राजा। फिर जैन धर्म फॉलो करते हैं, तो फिर ये डेथ जो है इनकी संथारा पद्धति से होती है। कहाँ होती है, तो कर्नाटक श्रवणबेलगोला में होती है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, श्रवणबेलगोला में होती है। फिर इनका क्या याद रखना है, प्रधानमंत्री का नाम जैसे चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये सब याद हो गया आपको। फिर इसके अलावा याद रखना है कि यहाँ इनके टाइम पे कौन था, मेघस्तनीज, और ये काफी बार क्वेश्चन आ चुका है मेघस्तनीज के बारे में, किसके शासनकाल में था, बुक कौन सी लिखी, तो इंडिका याद रखनी है आपको बुक का नाम। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर से क्या होता है, युद्ध होता है 305 में। फिर इनकी बेटी से विवाह होता है। फिर कांधार, काबुल, मकरान, ये वाला एरिया इनको मिल जाता है। तो ये सब आपको क्या करना है, कनेक्ट करते हुए चलना है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि सिकंदर की वजह से यूरोप वालों को पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ भारत में कैसे आया जा सकता है। तो फिर वो क्या करेंगे, आप जैसे ही मौर्य साम्राज्य थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा या फिर आपके छोटे छोटे राज्य आ जाएंगे, जैसे पुष्यमित्र शुंग जो है रहेगा, शुंग वंश की स्थापना करेगा इसके बाद, तो इन सब के बाद क्या होता है, बाहर वालों का आक्रमण बढ़ जाता है कि यार कोई स्ट्रॉन्ग राजा तो है नहीं, है ना।
तो ये आपका क्या होगा, धीरे धीरे फिर बाहरी आक्रमण चालू होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि सिकंदर रास्ता बता देता है कि भाई ये रास्ता है, यहां से आप भारत पहुंच सकते हो। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये विशाल साम्राज्य बनाता है जो कि आपका बहुत स्ट्रांग होता है। और अभी हम जब राजनीतिक व्यवस्था पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की, तो हम देखेंगे कि राजा जो है वो उसके पास सारी की सारी पावर होती थी, सेंटर होता था वो, और सारी पावर अपने हाथ में रखता था। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि इंडिका में लिखा हुआ है कि जब राजा जाता था तो शोभा यात्रा टाइप की निकलती थी, लोग जश्न मनाते थे, सोने की पालकी हुआ करती थी, तो आर्थिक व्यवस्था जो है काफी अच्छी थी। उसके अलावा यहाँ पे आपने देखा कि कैसे खाना जो है वो आपके कौन चख रहा है, नौकर चक्के बता रहे हैं, एक जगह पे वो सो नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे गुप्तचर व्यवस्था भी काफी अच्छी हुआ करती थी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भी, है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य गुप्तचर व्यवस्था भी काफी अच्छा रखता है। इसके अलावा जो आपके चाणक्य जी थे वो काफी ज्यादा क्या थे, मतलब समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने अर्थशास्त्र में अपने हर एक चीज बताई है कि एक राजा को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन राजा का मित्र होता है, कौन राजा का शत्रु होता है। जैसे आप देखेंगे उन्होंने बोला कि जस्ट अपोजिट जो हमारे राज्य है, मतलब जस्ट जो बगल में है वो हमारा शत्रु होता है, अरी होता है हमेशा। जैसे भारत का एग्जांपल लेके हम पाकिस्तान देख सकते हैं, चाइना देख सकते हैं कि ये क्या है, भारत आपका राज्य हो गया तो इसके जैसे पड़ोस वाले जो हैं वो क्या हैं, वो हमारे अरी हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ ना कुछ उनके कन्फ्लिक्ट रहते हैं हमारे साथ, चाहे बाउंड्री के हों चाहे किसी और चीजें के हों। तो ये आज से आप देख रहे हैं कि 322 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट में ही चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे चाणक्य जी थे, वो बता कर गए हैं कि राजा को क्या करना चाहिए, कैसे अपना शासन अच्छे तरीके से चलाना चाहिए। तो आप ये सारी चीजें देखेंगे किसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। रिवीजन अच्छे से करना है क्योंकि हम क्या करेंगे, टेस्ट लेते रहेंगे बीच बीच में, तो आप अच्छे से रिवाइज करिएगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, टेलीग्राम की लिंक, और वहां पे क्या मिलेगा आपको, पीडीएफ। तो याद रखिएगा पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है। और लाइक जरूर कर दीजिएगा, कंजूसी मत करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।